डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इम्यूनोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमेटोपोइसिस। जो ब्लड सेल्स हैं उनके निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम हिमेटोपोइसिस कहते हैं। और जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, HSC। एक्चुअली स्टेम सेल्स उन कोशिकाओं को कहते हैं जो हर प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। मतलब उनके अंदर हर प्रकार की कोशिकाओं की जीन्स होती है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं। वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चली जाती हैं और उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने की वजह से वो धीरे धीरे विभेदित हो जाती हैं, एक अलग विशिष्ट प्रकार की कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। स्टेम सेल्स सेल्फ रिन्यूइंग होती हैं, खुद की कोशिकाएं खुद ही और डिवाइड होकर के अपनी जैसी और सेल्स बना सकती हैं। स्टेम सेल्स कई प्रकार की होती हैं, यूनिपोटेंट, प्लूरीपोटेंट या मल्टीपोटेंट और टोटीपोटेंट। यूनिपोटेंट प्रकार की जो स्टेम सेल्स होती हैं या स्तंभ कोशिकाएं होती हैं वो एक ही प्रकार की सेल्स बनाने की क्षमता रखती हैं। प्लूरीपोटेंट या मल्टीपोटेंट प्रकार की जो स्टेम सेल्स होती हैं वो एक से ज़्यादा अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमता रखती हैं। जैसा उनको बाहर से इन्वायरमेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी स्पेसिफिक टाइप की जीन्स उनमें इंड्यूस हो जाती हैं, प्रेरित हो जाती हैं और वो कई विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे जो ब्लड बनाने वाली, ब्लड सेल्स को निर्माण करने वाली जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो मल्टीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कई प्रकार की अन्य कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। और तीसरी होती है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब है वो हर प्रकार की कोशिका का निर्माण कर सकती है। जैसे कि एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की जो सेल है या हम कहें जाइगोट है, तो जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल होती है जिससे एक पूरा जीव विकसित हो जाता है और उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण हो जाता है। न्यूरॉन्स की सेल्स भी बन सकती हैं, मसल सेल भी बन सकती हैं, बोन सेल भी बन सकती हैं, स्किन की सेल्स भी बन सकती हैं। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार की सेल्स का निर्माण करती हैं, तो ऐसी सेल्स टोटीपोटेंट सेल्स कहलाती हैं। तो स्टेम सेल्स बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, यूनिपोटेंट, मल्टीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट और टोटीपोटेंट। मोस्टली पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर टोटीपोटेंट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और लगभग वो कई प्रकार पूरे एक प्लांट को निर्माण, प्लांट के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स ऐसी होती हैं जो टोटीपोटेंट प्रकार की होती हैं और वो पूरे प्लांट का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। एनिमल्स में टोटीपोटेंट सेल्स लिमिटेड है, बहुत सीमित है। तो ये हम इस वीडियो के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के बारे में बात करेंगे और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मल्टीपोटेंट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। In human, hematopoiesis begins in embryonic yolk sac, fetal liver and then spleen. ह्यूमन के अंदर या मानव के अंदर जो हिमेटोपोइसिस यानी ब्लड सेल निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले एम्ब्रियो की यॉर्क सैक के अंदर होती है। जो फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन होता है, गर्भावस्था का जो पहला महीना होता है, उसमें ये जो हिमेटोपोइसिस की प्रक्रिया है या रक्त कोशिकाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? यॉर्क सैक में होती है। इसके बाद में लगभग 2 या 3 से लेकर के तीसरे हफ्ते, तीसरे जो मंथ है उसमें धीरे धीरे फीटल लीवर में चला जाता है। हिमेटोपोइसिस की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होने लगती है? फीटस के लीवर या यकृत में। और धीरे धीरे फिर स्प्लीन की ओर चला जाता है। हिमेटोपोइसिस की प्रक्रिया स्प्लीन में होने लगती है और जैसे जैसे पूरा गेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये HSC यानी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की जो डिफ्रेंशिएशन या विभेदन की प्रक्रिया है वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है? फाइनली बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। एडल्ट में ये बोन मैरो में होती है या अस्थि मज्जा में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का निर्माण और उसकी जो विभेदीकरण और सेल्फ रिन्यूइंग और विभेदीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ स्थायी रूप से कहाँ होने लगती है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। जब हिमेटोपोइसिस होता है तो एक तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स खुद को रिन्यू करती रहती हैं, सेल्फ रिन्यूइंग करती हैं और साथ में धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर का इन्वायरमेंट
किस प्रकार से उनको इंड्यूस कर रहा है, या फिर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स किस प्रकार से इनको इंड्यूस कर रहे हैं, उसके आधार पर ये दो लीनिएज में डिवाइड हो जाती हैं, दो लीनिएज की ओर डाइवर्ट हो जाती है। या तो ये माइलॉइड लीनिएज की तरफ जाएंगी या ये लिम्फॉइड लीनिएज की तरफ जाती है। इट कैन बिकम अ माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स। प्रोजेनाइटर मतलब पूर्वज कोशिकाएं हैं, तो माइलॉइड की जो पूर्वज कोशिकाएं हैं प्रोजेनाइटर सेल्स हैं, या तो ये उनमें विकसित हो जाएंगी। अगर ये उनमें विकसित हो जाती हैं तो ये क्या क्या बना सकती हैं, ये एक तो लाल रक्त कोशिकाएं बनाएंगी, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, या फिर ये प्लेटलेट्स बनाएंगी जो कि ब्लड के क्लॉटिंग के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। इसके अलावा ये माइलॉइड सेल्स लाइक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, या कुछ डेंड्राइटिक सेल्स हैं, उनका निर्माण करती हैं। हम इन कोशिकाओं के बारे में अपने अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, जिनमें हम सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम के टॉपिक के अंतर्गत इनको विस्तृत रूप से इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हमें इतना याद रखना है कि माइलॉइड जो प्रोजेनाइटर कोशिकाएं होती हैं वो क्या क्या बनाती हैं, वो आरबीसी बनाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं बनाती हैं। हम मोस्टली इनको कणिकाएं कहते हैं क्योंकि आरबीसी जब मैच्योर हो जाती हैं तो इनका न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है। प्लेटलेट्स और माइलॉइड की कोशिकाएं जैसे कि ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, जब ये ब्लड में सर्कुलेट होती हैं तो इन्हें मोनोसाइट्स कहा जाता है। फेगोसाइटोसिस के द्वारा ये बाहर की कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, और जब ये टिश्यू में स्थायी हो जाती हैं तब हम इन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं। और डेंड्राइटिक सेल्स मोस्टली माइलॉइड प्रोजेनाइटर लीनिएज में भी होती हैं और लिम्फॉइड प्रोजेनाइट लीनिएज में भी होती हैं। दोनों जगह आपको डेंड्राइटिक कोशिकाओं की पॉपुलेशन मिलेगी। Myeloid cells are members of the innate immune system and are the first cells to respond to infection or other insults. Myeloid की जो कोशिकाएं होती हैं वो मुख्यतया सहज प्रतिरक्षा प्रणाली, जो इनेट इम्यून सिस्टम है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कोई स्पेसिफिक नहीं होता, सबके लिए, सब फॉरेन पार्टिकल्स के लिए एक जैसा होता है और रिस्पॉन्ड टाइमिंग भी इनका एक जैसा होता है। मुख्यतया इनकी जो कोशिकाएं हैं वो इनेट इम्यून सिस्टम में भाग लेती हैं। जैसे कि मैंने बताया मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। जस्ट बाहर से कोई पार्टिकल आया और इन्होंने इनको उसको फॉरेन समझा या विदेशी समझा या अपने शरीर का नहीं समझा, तो ये उसको भक्षण करके उनको नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो इनमें स्पेसिफिसिटी नहीं है किसी एक एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल के प्रति, और दोबारा अगर वो आता है तो भी ये उसी तरीके से ही उसको एक्ट करेंगे, उसको उसके खिलाफ रिएक्शन देंगी। रिस्पॉन्ड टाइमिंग ये नहीं है कि दोबारा आया तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से या कम टाइम में उसको नष्ट कर रही है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनेट इम्यून सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स में आरबीसीज, प्लेटलेट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड सम डेंड्राइटिक सेल पॉपुलेशंस। दूसरा, अगर वो HSCs जो हैं वो दूसरे साइड में जाती हैं, दूसरी साइड डाइवर्ट होती हैं, तो वो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स बनाएंगी, लिम्फॉइड पूर्वज कोशिकाएं बनाएंगी। अगर ये लिम्फॉइड पूर्वज कोशिकाएं बनाती हैं तो ये बी लिम्फोसाइट्स बना सकती हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स बना सकती हैं, ये इन्नेट लिम्फॉइड सेल्स जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स जिनको हम कहते हैं वो बना सकती हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक डेंड्राइटिक सेल पॉपुलेशंस बना सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि डेंड्राइटिक सेल्स कुछ पॉपुलेशंस माइलॉइड में होती हैं और कुछ पॉपुलेशंस जो है वो लिम्फॉइड में भी होती हैं। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर मेंबर्स ऑफ द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड जनरेट अ रीडिफाइंड एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स दैट ऑल्सो गिव्स राइज टू इम्यून मेमोरी। तो बी और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के मेंबर्स हैं और एक एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स सेल्फ रिन्यू भी हो रही हैं और साथ साथ में दोनों साइड में जो लीनिएज है उन लीनिएज की तरफ ये डाइवर्ट हो रही है। वो डिपेंड करता है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है और कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स उस इन्वायरमेंट में इंड्यूस हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये या तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर में कन्वर्ट हो जाती है। माइलॉइड प्रोजेनाइटर में या तो ये
डेंड्राइटिक कोशिकाएं बनाएंगी। आप देख रहे हैं या तो ये डेंड्राइटिक कोशिकाएं बनाती हैं या फिर ये ग्रैन्युलोसाइट्स कोशिकाएं बनाती हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं इनको हम आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल इंट्रोडक्शन में इनका दे देती हूँ। ग्रैन्युलोसाइट्स जो होती हैं इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, कणिकाएं होती हैं, और ये एक स्पेसिफिक डाई के द्वारा स्टेन की जा सकती हैं। अगर ये एसिड डाई जैसे कि ईओसिन के द्वारा स्टेन होती हैं तो इनको हम ईओसिनोफिल कहते हैं। ईओसिनोफिल जनरली एलर्जी में और पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन होते हैं उनके में इनका मुख्य रोल होता है। बेसोफिल प्रोजेनाइटर्स, अगर ये बेसिक डाई जैसे कि हिमेटोजाइलिन के द्वारा स्टेन होती हैं। आप देख रहे हैं कि बेसिक डाई के द्वारा ये ब्लू कलर की स्टेन हो रही है, रेड एसिड्स के द्वारा ये रेड कलर में स्टेन होती हैं, एसिडोफिल्स या ईओसिनोफिल्स। हम ईओसिनोफिल्स को एसिडोफिल भी कहते हैं। और बेसोफिल्स जो है ये बेसिक डाई के द्वारा ब्लू कलर में स्टेन हो जाती है, इनको हम बेसोफिल कहते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो ना तो एसिड डाई के द्वारा स्टेन होती हैं ना बेसिक डाई के द्वारा स्टेन होती हैं, वो न्यूट्रल रहती हैं, इसलिए हम उनको न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये मल्टी लोब्ड होती है, इनमें जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड होता है, मतलब एक से ज़्यादा पिंड होते हैं इनके न्यूक्लियस में, तो इन्हें मल्टी लोब्ड न्यूक्लिएटेड सेल्स भी कहा जाता है। तो न्यूट्रोफिल्स है, ईओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, ये ग्रैन्युलोसाइट सेल्स होती हैं। मोनोसाइट्स अगर ब्लड सर्कुलेशन में है मोनोसाइट्स कहलाती हैं। ये फैगोसाइटोसिस करती हैं, कोशिका भक्षण करती हैं, बाहर से जो एंटीजन आया इनके इंटरेक्शन में आ गया तो ये उसको फैगोसाइटिक प्रक्रिया के द्वारा या कोशिका भक्षण के द्वारा उसको ख़त्म कर देंगी। और फिर ये जाकर के किसी स्पेसिफिक टिश्यू में जाकर के स्थिर हो जाती है, तब हम इन्हें मैक्रोफेज कहते हैं। इसके अलावा जो माइलॉइड की जो कोशिकाएं हैं वो मेगा कैरियोसाइट्स बनाती हैं। मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं वो फर्दर प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से अन्य माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स जो है वो इरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर कोशिकाएं बनाएंगे, और इरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर कोशिकाएं जो है वो इरिथ्रोसाइट्स का निर्माण करेंगे। लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर के अंदर अगर हम इस लीनिएज में डाइवर्ट होते हैं, जो हम HSCs की जो कोशिकाएं हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की जो कोशिकाएं हैं, अगर वो लिम्फॉइड लीनिएज की तरफ डाइवर्ट होती हैं तो वो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर कोशिकाएं बनाएंगी। ये लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर कोशिकाएं भी डेंड्राइटिक कोशिकाएं बनाते हैं, या फिर ये बी सेल या टी सेल्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिम्फॉइड की कोशिकाएं हैं या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की जो कोशिकाएं हैं, जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन, तब ये इनका जो बनना या सेल्फ रिन्यूइंग की प्रोसेस या फिर इनके डिफ्रेंशिएशन विभेदीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ हो जाती है, फिक्स अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। तो वो टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो हैं वो उनका मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में। अगर वो कोशिकाएं बोन मैरो में ही हैं, रह रही हैं, तब तो हम उनको कह देते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की कोशिकाओं का निर्माण भी बोन मैरो में होता है और उनका फर्दर विभेदीकरण या मैच्योरेशन परिपक्वन जो है वो भी बोन मैरो या अस्थि मज्जा में ही होता है, इसलिए इन कोशिकाओं को बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। बर्ड्स के अंदर ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन बर्सा ऑफ फैब्रिशस के अंदर इनका मैच्योरेशन होता है, तो उनको भी हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इसके विपरीत जो टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो उनका जो बनना है या उद्भव है या ओरिजिन है वो तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इनका जो परिपक्वन है, डिफ्रेंशिएशन एंड मैच्योरेशन है, यानी ये बाहर के एंटीजन से लड़ेंगी और सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में ये रिकॉग्नाइज करेंगी कि कौन सी कोशिकाएं हमारी सेल्फ हैं, कौन से एंटीजन्स हमारी बॉडी के हैं और कौन से एंटीजन्स नॉन सेल्फ हैं या फॉरेन हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये टी सेल्स की जो कोशिकाएं हैं थाइमस में करती है, यानी बनती तो बोन मैरो में है लेकिन बाद में मैच्योरेशन और डिफ्रेंशिएशन के लिए कहाँ चली जाती है, थाइमस में चली जाती है। एंटीजन से इंटरेक्ट कहाँ होती है, थाइमस में होती हैं, तो इनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स भी दो प्रकार की होती है फर्दर, टी हेल्पर सेल्स
और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये डिपेंड करता है इनके एक तो इनके पास में TCR पाए जाते हैं। ये जो आपको पर्पल कलर के मेजेंटा कलर के से कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये TCR है, यानी टी सेल रिसेप्टर्स हैं जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे। इसके अलावा आप इसमें देख रहे हैं जैसे ये ब्लू कलर में या फिर पिंक कलर में जो दिखाई दे रहे हैं, ये CD हैं, क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो ये दोनों कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं। टी हेल्पर सेल्स के अंदर क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन 4 CD4 ये विशिष्ट प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो टी हेल्पर सेल में ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कुछ ऐसी प्रोटीन्स के ही पार्ट बने हुए हैं। ये पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, और उस पर कुछ कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा हुआ है। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट है और पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन है। तो ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं स्पेसिफिक प्रकार की। टी हेल्पर सेल में CD4 पाया जाता है। CD का मतलब क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन। और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स या TC जो है उनके अंदर CD8 प्रकार का की ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। ये जिस कोशिका मोस्टली ये जो टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स, ये सीधे एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं होती हैं जैसे कि बी सेल्स में होता है या बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में होता है। इनमें पहले जो एंटीजन है वो किसी दूसरी कोशिकाओं में जाता है, जैसे कि कुछ फैगोसाइटिक कोशिकाओं में जाता है, फिर वहाँ पे उनका भक्षण होता है, फिर वहाँ से उनका जो पेप्टाइड पार्ट है या एंटीजेनिक प्रोटीन वाला पार्ट है उस एंटीजन की प्रोसेसिंग होती है, और वो एंटीजेनिक पेप्टाइड वाला जो पार्ट है वो कोशिका पर उपस्थित जो मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हैं उन पर आकर के जुड़ता है। तो कौन सा MHC किस से जुड़ेगा स्पेसिफिक है ये। जैसे कि MHC1 जो है वो लगभग ऑल न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं, जितनी भी केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं वो MHC1 शो करती हैं। तो MHC1 कोशिकाएं जो है वो उसको एंटीजन की प्रोसेसिंग होगी और उसका पेप्टाइड पार्ट जो है वो अपने MHC1 के द्वारा शो किया जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लिएटेड कोशिकाओं के द्वारा। और वो टी साइटोटॉक्सिक सेल या TC कोशिका जिसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CD8, तो उनके द्वारा ये रिकॉग्नाइज होती है। और तब ये TC कोशिकाएं जो है वो एक्टिव हो जाती हैं और अपनी जैसे बहुत सारी क्लोन्स बना लेती हैं और उस एंटीजन को ख़त्म करने का कार्य करती हैं। इसके विपरीत कुछ कोशिकाएं जैसे कि मैक्रोफेजेस है, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं या डेंड्राइटिक कोशिकाएं हैं, ये दूसरे प्रकार के MHC को शो करती है। ये MHC2 को शो करती है। MHC की जो क्लास है 2 उसको शो करती है, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। तो ये MHC2 जो है ये उस एंटीजन को प्रोसेस करके उसके पेप्टाइड को अपने रिसेप्टर पे लाता है, और तब टी हेल्पर कोशिकाएं तथा टी हेल्पर कोशिकाओं की जो रिसेप्टर्स हैं वो, और साथ ही साथ इस पे कौन सा CD जुड़ा हुआ है, CD4। तो CD4 और TCR टी सेल रिसेप्टर्स और CD4 वो मिलकर के उस एंटीजन और MHC क्लास 2 के साथ इंटरेक्ट होंगे, और तब वो उस एंटीजन को पहचानेगा और उसको नष्ट करेगा, और फर्दर ऐसे अन्य आने वाले एंटीजन्स को भी वो नष्ट करेगा। इस प्रकार से टी कोशिकाएं या टी सेल प्रोजेनाइटर्स भी दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, या एक तो टी हेल्पर कोशिका और एक टी साइटोटॉक्सिक कोशिका। अगली है बी सेल प्रोजेनाइटर्स। बी सेल प्रोजेनाइटर्स जो हैं वो बी सेल्स बनाती हैं। इनका ऑरिजिन भी, प्रोलिफरेशन भी, मैच्योरेशन भी, डिफ्रेंशिएशन भी, सारी चीज़ें बोन मैरो में होती हैं। और इनके ऊपर जो BCR लगे यानी बी सेल रिसेप्टर्स वो एक्चुअली इम्यूनोग्लोब्युलिन्स या एंटीबॉडीज़ होती हैं। इनके ऊपर एंटीबॉडीज़ लगी होती हैं। जैसे ही फर्दर कोई एंटीबॉडी आकर के जुड़ती है तो ये क्या करती हैं, बी सेल रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद में ये उन एंटीबॉडीज़ को नष्ट कर देती है। खुद उनके अंदर जो जीन्स हैं, न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसके अंदर, जो इनमें DNA वाला पार्ट है उसमें जीन डिफ्रेंशिएशन होता है, इसके टाइप की क्लोन्स बनती है और वो सेल डिवाइड होती हैं और दो प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होती है, एक तो प्लाज्मा कोशिका और एक मेमोरी सेल्स, मेमोरी कोशिकाएं। प्लाज्मा सेल्स बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाती है और उसी वक्त उस एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती हैं, जबकि मेमोरी सेल्स याददाश्त
के रूप में रहती हैं। फर्दर कभी वही एंटीजन दोबारा बॉडी में एंटर होता है तो ये ज़्यादा रैपिड, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको नष्ट करने का कार्य करती हैं। इन्नेट लिम्फोइड सेल्स फर्दर नेचुरल किलर सेल्स का निर्माण करती हैं। Hematopoiesis and lineage choices are regulated by a network of transcription factors including GATA2, Icaros, PU1, Notch। ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो बाहर के इन्वायरमेंट के सिग्नल्स के अकॉर्डिंग एक्टिवेट होते हैं। बाहर का मतलब बॉडी के अंदर ही उसके अकॉर्डिंग एक्टिवेट होते हैं और इनके एक्टिवेट होने पर ही उस कोशिका, उस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का फेट डिटरमाइन होता है, मतलब उसका भविष्य निर्धारित होता है कि उसको माइलॉइड बनना है या उसको लिम्फॉइड में बन जाना है। जैसे कि GATA2 जो है या GATA1 या GATA2 जो है, ये माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रॉइड कोशिकाएं जो हैं उनके डेवलपमेंट को ज़्यादा स्टिमुलेट करती हैं लिम्फॉइड की बजाय। इसी प्रकार से नॉच 1 जो है वो लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर को डेवलप करेगा और उसमें भी टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उनको ज़्यादा डेवलप करेगा पी लिम्फोसाइट्स की तुलना में। PU1 जो है इसका डिपेंड करता है, अगर ये लो लेवल पे है, कम लेवल पे है, तब तो ये लिम्फॉइड के विभेदीकरण के फेवर में होता है, उसके पक्ष में होता है। और अगर ये हाई लेवल में है तो ये माइलॉइड के डिफ्रेंशिएशन के पक्ष में होगा। इसी तरीके से आइकारोज जो है वो लिम्फॉइड के रिक्वायरमेंट के लिए आवश्यक है, न कि माइलॉइड के विकास के लिए। अगर कोई एनिमल जिसके अंदर ये आइकारोज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है या एब्सेंट है तो क्या होगा, तो माइलॉइड बनेगा लेकिन लिम्फॉइड नहीं बनेगा। तो हालांकि वो सरवाइव कर जाएगा, वो एनिमल सरवाइव कर जाएगा इसके एब्सेंस में, लेकिन फिर भी फुल इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से वो हाईली या सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम जो है वो हाईली वीक होता है। वो सरवाइव करेगा लेकिन बार बार उसको डिजीज़ उसमें होंगी, इम्यून सिस्टम जो है उसका बहुत बेहद कमज़ोर होगा। Environmental signals influences the set of transcription factors expressed by HSCs and thereby determine HSC fate, allowing an organism to develop immune cell subsets according to demand। तो ये इन्वायरमेंट के सिग्नल पर डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट का जो सिग्नल है वो कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को कब इन्फ्लुएंस करता है या कब उसको स्टिमुलेट करता है। उसके अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग लिम्फॉइड सेल्स बननी है ज़्यादा या माइलॉइड सेल्स बननी है ज़्यादा। माइलॉइड लीनियज सेल्स अभी हमने जैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ा था, माइलॉइड लीनियज सेल्स में RBCs आती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स आती हैं, मोनोसाइट्स आती हैं और मैक्रोफेजेस आती हैं। ये जो माइलॉइड लीनियज सेल्स है मोस्टली इनेट इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, सहज प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रदर्शित करता है। लिम्फॉइड लीनियज सेल्स, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स आती हैं। लिम्फोसाइट्स में T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। ये अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को, ये उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रदर्शित करता है। लगभग 20 to 40% सर्कुलेटिंग वाइट ब्लड सेल्स ये लिम्फॉइड होती हैं और लिम्फ में पाई जाने वाली 99% कोशिकाएं लिम्फॉइड लीनिएज की कोशिकाएं होती हैं। अभी हमने बताया लिम्फोसाइट्स को ब्रॉडली हम 3 मेजर भागों में विभाजित कर सकते हैं। बी लिम्फोसाइट्स बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स टी सेल्स और इनेट लिम्फोसाइट सेल्स जिसमें नेचुरल किलर सेल्स आती हैं। इन सभी कोशिकाओं के बारे में हम विस्तार से आगे फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।